चलिए शुरू करते हैं। आज हम 17वां अध्याय है पॉलिटिकल का, राष्ट्रीय आपातकाल कितने होते हैं, कितने आर्टिकल में है, ये सारी चर्चा हम करेंगे। और इसके बाद लास्ट अध्याय है 18 अध्याय में पॉलिटिकल का जो है विधि है। विधि से सारे जितने भी अभी तक जितने प्रश्न बने वो सारे मिलाएंगे। तो चलिए आज हम करते हैं 17वां अध्याय, 10 क्वेश्चन है और खत्म कर। दोपहर 1 बजे जो चलता है वो चलता है हमारा, क्या चलता है, एनसीईआरटी का चलता है। जैसे अभी पॉलिटिकल का चल रहा है तो एनसीईआरटी 1 बजे फिक्स है दोपहर में। 8 बजे शाम में जो है साइंस का मॉक टेस्ट चलता है, एकदम मॉक टेस्ट चलेगा, ऑनलाइन है, सभी चलेंगे। रात को 10 बजे जो है सिर्फ मॉक टेस्ट चलता है, कोई भी सब्जेक्ट का वो मॉक टेस्ट पक्का रहेगा 10 बजे, तो तैयार रहेगा। प्रश्न करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। मतलब संसद द्वारा अगर आपातकाल की घोषणा करना है तो कितनी अवधि के अंतराल होना आवश्यक है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, 1 माह के अंतराल होना आवश्यक है। आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर जो है आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। घोषणा कहिए जो कर सकता है कर सकता है, जिसे 1 माह के अंतर्गत संसद की स्वीकृति प्राप्त हो जाना चाहिए। मतलब 1 महीना के अंदर जो है संसद को स्वीकृति प्राप्त होगा तभी ये उद्घोषणा हो सकता है। ये राष्ट्रपति करते हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर आपातकाल की उद्घोषणा होगा, याद रखिएगा। और इसकी चर्चा आर्टिकल 352 में की गई है। कितने माह के अंतराल, तो 1 माह के अंतराल। चलिए इस उद्घोषणा की बात करें, मतलब इस घोषणा की बात करते हैं, इस आपातकाल घोषणा की बात करते हैं। इसे जारी रखने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है, समझ गए, विशेष बहुमत द्वारा ही होगा। जैसे उपस्थित तथा मत देने वाले का 2/3 सदस्य जो हैं मत देंगे तभी होगा ये। 2/3 सदस्य मेंबर मतलब मत देंगे तभी। क्लियर हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि बताइए। यहाँ पे ऊपर और थोड़ा कर देता हूँ। देखिए दूसरा प्रश्न तो जान गए कि राष्ट्रपति आपातकाल में लोकसभा की अवधि, तो लोकसभा की अवधि क्या बताइएगा, तो ये इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं वो सही है। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो ये भी आर्टिकल 352 याद रखिएगा, अनुच्छेद 352। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 352 मतलब 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा या राज्य विधान मंडल की अवधि एक बार में 1 वर्ष, एक बार कहिए या एक समय में 1 वर्ष के लिए जो है कितनी भी बार बढ़ा सकती है या बढ़ा सकेगी 1 वर्ष में, समझ गए। परंतु आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त होने पर किसी भी दशा में इस अवधि का विस्तार 6 माह से अधिक नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपातकाल की उद्घोषणा मतलब जो है समाप्त हो जाए तो किसी भी दशा में 6 माह से अधिक नहीं होगा, ये जान लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये कौन सी आर्टिकल में चर्चा है, 352 में। प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है बताइएगा। तो प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जो है किया जाता है। मतलब गवर्नर मतलब पर राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू होगा या लागू किया जाएगा तो गवर्नर के सलाह पर किया जाएगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं मॉक टेस्ट में, इसकी चर्चा मैंने किया था। चलिए और जानते हैं। 356 के अनुसार हम देखने जा रहे हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार मान लीजिए क्या है, ये भी आपातकाल से संबंधित है, आप जानते हैं 352, 356 और 60, ये सब जो है आपका आपातकाल से संबंधित है। तो संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार जो है किसी राज्य के राज्यपाल, कोई भी स्टेट के राज्यपाल के द्वारा जो है प्रतिवेदना मिलने पर, मतलब वहाँ की सूचना मिलने पर, याद रखना है, या ऐसे प्रतीत हो जाए कोई भी मतलब प्रतिक्रिया या कोई गड़बड़ दिख जाए, ठीक है, कि किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, मतलब संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य के सभी या कुछ प्रशासनिक अधिकार या शक्तियां अपने हाथों में ले सकता है। ये राष्ट्रपति उद्घोषणा कर लेगा। ठीक है, अगर राज्यपाल ऐसा अपडेट देते हैं, सूचना देते हैं, तो ये राष्ट्रपति जो है राज्य में भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है, कोई भी राज्य में। ये आर्टिकल 356 के अनुसार है। अगर गड़बड़ दिखा तो, है ना, समझ गए। अब बिहार में भी लगा है, आपका यूपी में भी लगा है, बहुत जगह क्षेत्रों में लगा है, अनुच्छेद पंजाब में भी लगा है। अनुच्छेद 356, ठीक है, आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की स्थिति में जो है राज्य विधानसभा स्वतः निलंबित
नहीं होती, अपितु चाहे तो उसे भंग कर सकता है अथवा निलंबित कर सकता है। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, बता सकते हैं? तो 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्ष के लिए। अब इसकी भी चर्चा जो है आर्टिकल 356 के अंतर्गत रखा गया है। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन हेतु की गई उद्घोषणा संसद द्वारा पारित होकर 6 माह मतलब 6 माह की अवधि से बढ़ाकर अधिकतम 3 वर्ष तक लागू की जा सकती है। मतलब 6 का 6 महीना, फिर 6 महीना, 6 महीना, ऐसा करके 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकती है। परंतु यदि संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भाग में अथवा उस राज्य या राज्य के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो या निर्वाचन आयोग द्वारा यह प्रतिवेदित किया जाए कि राज्य में चुनाव कराना अभी संभव नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन आगे भी जारी रह सकता है। सोचिए, अगर मान लीजिए 3 वर्ष के बाद भी ऐसी स्थिति रही, तो भाई राष्ट्रपति शासन आगे भी। में पढ़ रहे हैं हम लोग, राष्ट्रीय आपातकाल से है 352 और 356 अभी और पढ़ेंगे, जो कि अभी देखिए 360 जो पढ़ने जा रहे हैं। तो सुनिए, 5वां प्रश्न है, मतलब 360 का पढ़ने जा रहे हैं। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग जो है अभी तक नहीं किया गया है? तो हम जानते हैं अनुच्छेद 360 का उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि ये वित्तीय आपातकाल से है ना, इसलिए। नहीं तो 352 का इस्तेमाल हो गया है, अब 356 का हो चुका है। ठीक है, ये हम जानते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं 360 क्या है क्या। तो देखिए, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? तो आपातकाल, वित्तीय आपातकाल की जो है घोषणा से संबंधित बात कही गई है, वर्णन की गई है। कौन से आर्टिकल में? 360 में, आर्टिकल 360 में, मतलब 360 में। यदि भारत के राष्ट्रपति को यह समाधान मतलब विश्वास हो जाए कि भारत या किसी भाग का वित्तीय जो है अस्तित्व संकट में है, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किसका घोषणा कर सकता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संसद द्वारा उद्घोषणा को जारी होने के 2 माह, कितने? 2 माह मतलब 2 महीने के भीतर सामान्य बहुमत से स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। मतलब समान बहुमत होना चाहिए, ये जान लीजिए, बराबर 2 माह के भीतर होना चाहिए। तथा यह तब तक प्रभावी रहेगा जब तक एक अतिरिक्त उद्घोषणा द्वारा इससे वापस ना लिया जाए। मतलब एक अतिरिक्त उद्घोषणा होना चाहिए और उसके कारण तभी वापस होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। ये भी इसमें है। और वित्तीय आपातकाल किससे संबंधित है? अनुच्छेद 360। क्लियर हो गया क्या है? छठा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का उपबंध किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की बात हो रही है, तो हम जानते हैं 3 आपातकाल है ना, 3 आपातकाल है। अब चलिए कौन कौन है जानते हैं, कौन से आर्टिकल की बात करते हैं? तो 3 आर्टिकल है। चलिए आगे जानते हैं आगे कौन कौन है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय शासन या राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर जो है यह लगता है, मतलब राष्ट्रीय शासन लगता है, जो कि आर्टिकल 352 में है। अनुच्छेद क्या है? 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, एक और भूल गए यहाँ पे, 352 है, 356 है, जो कि राज्य के लिए बात किया गया है। इसमें 356 जो है नहीं दिया। देखिए इस बुक में जो दिया है मैं बता देता हूँ, 3 प्रकार का होता है, जो कि हम 352 आर्टिकल पढ़े हैं और 356 पढ़े हैं और एक 360 पढ़े हैं, ये तीनों पढ़े हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा क्या हो? तो खतरा या बाहर आक्रमण का हो या सशस्त्र विद्रोह का हो। 1 और 3 जो है ये लगाएंगे, वही सही लगाएंगे, डी नंबर होगा। क्या है? चलिए हम जानते हैं। तो सुनिए, अनुच्छेद 352 की बात करते हैं। आर्टिकल 352 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए, मतलब अनुभव हो जाए कि भारत अथवा इसके किसी भाग पर युद्ध या वाह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का आसन खतरा उत्पन्न हो गया, जो वह राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। कौन से संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन के तहत 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया। ये कौन 352 आर्टिकल में क्या है कि अगर राष्ट्रपति को आभास हो जाए, अनुभव हो जाए कि युद्ध होने वाला है या बाहरी आक्रमण है या सशस्त्र विद्रोह होने वाला है, तो
उसके कारण राष्ट्रपति आपातकाल कर सकता है। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, सुनिए। 8वां प्रश्न है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो वो संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा? संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है, पार्लियामेंट द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अब चलिए जानते हैं। तो सुनिए, राष्ट्रीय आपातकाल में संसद द्वारा राज्य विधानमंडल का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और यह कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है 1 साल में, ये जान लीजिए। परंतु आपातकाल के समाप्त होने के 6 माह के भीतर विधानसभा का पूर्ण विचार होना आवश्यक है। समझ गए? पूर्ण विचार होना आवश्यक है। ये क्लियर हो गए। चलिए 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जो है आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? बताइएगा। दौरान जो है निलंबित नहीं हो सकता, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20 और 21 जो है निलंबित नहीं हो सकता। आर्टिकल 20 और 21। समझ गए? एक बात जान लीजिए, अगर बात किया जाए कि आपातकाल की घोषणा की बात किया जाए, तो ये एक बात ध्यान रखना है कि हमारा 352 से लेकर 360 तक आपातकाल की बात कही गई है। ठीक है? जिसमें 359 के अनुसार जो है आपातकाल स्थिति लागू होने के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए इसमें सारी चर्चा है। तो सुनिए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर अनुच्छेद 359 के अनुसार अनुच्छेद 20 व 21 को जो है छोड़कर भाग 3 के सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। मतलब मौलिक अधिकार में 20 और 21 आप जानते ही हैं। तो मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में है और इसके अनुसार जो है मौलिक अधिकार में 20 और 21 को छोड़कर सब निलंबित होगा। ये आप जान गए। कौन सी आर्टिकल के अनुसार? 359 के अनुसार। ठीक है? और ये जो किया गया है उद्घोषणा 352 आर्टिकल के तहत किया गया है। आगे बात करते हैं जिनका वर्णन उद्घोषणा में किया गया है। ये हम जानते हैं वर्णन किया गया है, उद्घोषणा में किया गया है। परंतु अनुच्छेद अगर बात करें 358 की, मतलब आर्टिकल 358 के अनुसार आर्टिकल 19 में जो है प्रदान मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएगा। याद रखिएगा, चाहे इसके लिए अलग से वर्णन हो या ना हो। मतलब 19 जो है अपने आप जो है निलंबित हो जाएगा। और ये किसके अनुसार? आर्टिकल 358 के अनुसार है, ये आप जान लीजिए। ठीक है? आर्टिकल 19 की बात करते हैं, अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय आपात के उपबंध अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध या वाह आक्रमण के आधार पर ही की गई उद्घोषणा पर ही निलंबित होता है, ना कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई उद्घोषणा पर। सशस्त्र विद्रोह आंतरिक की बात हो रही है, इसके अनुसार निलंबित नहीं होता है। लेकिन 352 जो है में जो है बाहरी आक्रमण अगर हो, उस समय स्वतः 19वां जो है आर्टिकल क्या होगा? 10वां प्रश्न है कि वर्तमान समय तक राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया है? बताइएगा। 352 का प्रयोग किया गया है तो 3 बार किया गया है। ठीक है? वर्तमान में अगर राष्ट्रपति द्वारा अगर पूछा जाए राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार जो है आर्टिकल 352 का प्रयोग किया गया है, तो 3 बार किया गया है। 356 का बहुत बार किया गया है। समझ गए? चलिए तो सुनिए, अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है, क्योंकि बाहरी आक्रमण से है ना। 356 तो सिंपल है, आप जानते हैं। इन 3 उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। 3 बार हुआ है, कौन कौन? तो सुनिए। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को, मतलब 1962 को, पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल की घोषणा की गई है। इसका कारण था कि सितंबर 1962 में, ठीक है, सितंबर 1962 में चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, जो नेफा के नाम से जानते हैं, जिसे नॉर्थ ईस्ट जो फ्रंटियर है एजेंसी जो है शॉर्ट फॉर्म में नेफा कहते हैं, वो अब अरुणाचल प्रदेश हो गया। आपातकाल की दूसरी उद्घोषणा जो है सितंबर 1971 में, हम जानते हैं 1971 में 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छोड़ने के कारण ही की गई थी। मतलब अचानक युद्ध शुरू हो गया था। सितंबर 1971 बहुत इंपॉर्टेंट है। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रहा था ही भाई, उस समय जरूरी था। उस समय बांग्लादेश का भी समझिए उदय हो रहा था। चलिए अगर बात करते हैं आपातकाल की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई। कब की गई? 25 जून 1975 को की गई। उद्घोषणा जो 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। समझ गए? तीसरा क्या हुआ कि आपातकाल की तीसरी उद्घोषणा जो है आपको आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति हो गया था, अंदर की बात हो रही है, तो 25 जून 1975 को की गई थी। ठीक है? उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। ठीक है?
ये जान लीजिए। फिर आंतरिक हो गया था ना, अंदर की हो गई थी, सशस्त्र एक तरफ से कहिए अशांति हो गई थी, तो उस समय भी ये इस्तेमाल हुआ था 352। आप शुरू कर जा रहे हैं पॉलिटिकल का अंतिम चैप्टर अध्याय 18, और इसमें हम विविध पढ़ेंगे, जिसमें जितने भी सवाल अभी तक हैं वो क्लियर हो जाएंगे। विविध प्रश्न में पॉलिटिकल का ही है, एनसीईआरटी का। तो आज खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या है सुनिएगा, निम्न में से किसमें जो है किसी भी प्रकार के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मतलब निम्न में से किसमें किसी भी प्रकार के आरक्षण का जो है प्रावधान नहीं किया गया है। तो निम्नलिखित में कुटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए, मतलब नीचे जो दिया गया है इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो इसका आंसर का जवाब है डी, 1 और 3। 1 और 3 मतलब राज्यसभा और आपका राज्य विधान परिषद में इसके आरक्षण की चर्चा नहीं है। लोकसभा विधानसभा में तो होगा ही, आप जानते ही हैं। तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सुनिए, भारत में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान लोकसभा एवं राज्यों की जो है विधानसभाओं में किया गया है। ठीक है, मतलब भारत में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में किया गया है। इतना हम जान गए। अब चलिए और जानते क्या है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को जो है आर्टिकल 330 में लोकसभा तथा अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभाओं के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रबंध किया गया है। सिंपल, ये तो मैंने सिंपल पढ़ लिया, लेकिन इसके बारे में हम याद कैसे करेंगे। तो सुनिए, कहते हैं कि हम जान गए कि भारत में जो विभिन्न वर्ग के हैं लोग हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान जो है लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में किया गया है। इतना तो हम जान गए। और क्या है सुनिए, अनुसूचित जाति की बात की जाए, मतलब अनुसूचित जातियों की बात की जाए एवं अनुसूचित जनजातियों की बात की जाए, ठीक है, तो ये दोनों को आर्टिकल में सम्मिलित किया गया है। तो कौन कौन आर्टिकल में, कैसे, तो सुनिए। अनुच्छेद 330 के तहत, आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में सम्मिलित किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 332 की अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभाओं के लिए, याद रखिएगा, राज्य विधानसभाओं में इसकी चर्चा की गई है। अब चर्चा की गई है तो कैसे की गई है, ये सवाल है। तो सवाल यही है कि अगर 330 के तहत लोकसभा, 332 के तहत हमारा राज्य विधानसभा में किया गया है, तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या का जो रेशियो होगा उसके अनुसार, मतलब अनुपात में आरक्षण का प्रबंध किया गया है। ठीक है, तो सुनिए, लोकसभा में अगर बात करते हैं हम लोग, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84, याद रखना है 84 आरक्षित किया गया है, 84। अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान जो है आरक्षित किया गया है, मतलब रिजर्व किया गया है। समझ गए। तो अगर आपसे पूछे कि अनुसूचित जातियों के लिए, तो कास्ट के लिए 84 है, लोकसभा में आरक्षित किया गया है, रिजर्व किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए, उनके लिए 47 स्थान जो है आरक्षित किया गया है। बस इतना जान लीजिए, क्लियर हो गए। ये लोकसभा की बात हो रही थी। अगर बात करते हैं दूसरा प्रश्न क्या है सुनिए। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्रतिनिधित्व से। समझ गए। भारतीय संविधान में भाग 16 में अनुच्छेद 330 से लेके 342 तक, ठीक है, अनुच्छेद 330 से लेके 342 तक के जो हैं अंतर्गत कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। भाग 16 में अनुच्छेद 330 से लेकर 342 के अंतर्गत क्या किया गया है, आर्टिकल की अगर बात करें तो 320 से 342 के अंतर्गत क्या किया गया है, कुछ वर्गों के संबंधों के विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये हम जान गए, कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान किए गए हैं, ये हम जान गए। अनुच्छेद 331 में अगर बात करते हैं, अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, जो आंग्ल भारतीय समुदाय होते हैं, एंग्लो इंडिया कम्युनिटी जो होते हैं, कम्युनिटी का क्या है, प्रतिनिधित्व है। ठीक है, मतलब इनको भी सम्मिलित किया गया है। आगे बात करते हैं, एवं अनुच्छेद 333 मतलब 333, अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के जो हैं प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। अब जान लीजिए, जैसे हम ऊपर पढ़े 330 और 332, ठीक है, इसी तरह हम आंग्ल इंडियन की बात करते हैं, आंग्ल इंडियन कम्युनिटी की बात करते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय की बात करते हैं, तो इसका अनुच्छेद 331, तो 331 मतलब लोकसभा में इसकी चर्चा की गई है। और अगर अनुच्छेद 333 अगर आ जाता
331 में तो हम जान गए कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय की प्रतिनिधित्व की बात कही गई है, रिजर्व की बात कही गई है, ये हम मानते हैं। अनुच्छेद 333 में क्या हुआ कि राज्यों की जो विधानसभा है उसमें भारतीय समुदाय को, मतलब आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व किया गया है, जोड़ा गया है, इसमें इसकी चर्चा की गई है, उल्लेख की गई है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि 104वां जो संविधान संशोधन हुआ, अधिनियम 2000 जो 1900 है उसमें, तो देखिए सुनिए, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जो है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया। समझ गए? क्लियर हो गए होंगे? नहीं क्लियर हुए तो सुन लीजिए। आप पढ़े अनुच्छेद 331 जिसमें लोकसभा में चर्चा की गई है आंग्ल भारतीय समुदाय की, और एक पढ़े अनुच्छेद 333, इसमें राज्यों के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। लेकिन क्या हुआ, 104वां जब संविधान संशोधन 2019 में हुआ, उस समय क्या हुआ कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय जो समुदाय हैं, कम्युनिटी है, उसको आरक्षित जो मिलता था, प्रतिनिधित्व करने की बात है, उसकी सीट की बात है, रिजर्व सीट की, उसको समाप्त कर दिया गया। तो अब याद रखना है कि आंग्ल भारतीय समुदाय का सीट समाप्त हो गया है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के तहत? 104वें संविधान संशोधन के तहत। कब? 2019 में, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। कारण मतलब अर्थ कहा गया है, आर को कारण बताया गया है, एक को कथन बताया गया है। चलिए तो अब जानते हैं, आगे कथन पढ़ते हैं फिर कारण जानेंगे। देखिए कथन क्या है कि अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषित नहीं दी गई है। ठीक है, मतलब परिभाषा नहीं दिया गया है। फिर से सुन लीजिए, कथन ए की अगर बात करते हैं तो अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। चलिए हम जानते हैं कारण इसका। सुन लीजिए, अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है। उपरोक्त में से या उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन जो है सही है बताइए। तो इसका सही जो है ए आर दोनों सही बात कहा गया है, परंतु एक का या एक ही सही व्याख्या आर नहीं करता है। ये सही बात है, संवैधानिक निकाय नहीं है, ये सही व्याख्या नहीं करता है। तो क्या नहीं करता है हम चलिए जानते हैं, ये किताब खुद बताएगा, मैं नहीं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को जो है परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, ये जान लीजिए। तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग एक जो है क्या है, सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय जो है अल्पसंख्यक आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटी की बात हो रही है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो है वर्ष 1992 मतलब 1992 में जो है संसद द्वारा पारित विधि के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? संसद द्वारा पारित विधि के द्वारा किया गया। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, मतलब एक की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आर नहीं करता है, एक की सही व्याख्या। क्लियर हो गया? तो ये समझ चाहिए। चलिए जानते हैं, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है सुनिए। चौथा प्रश्न है कि किसी जाति तथा जनजाति को जो है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु समक्ष जो है संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? इसका प्राधिकारी कौन होगा संवैधानिक रूप से बताइए। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए भारत का प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? भारत का पीएम होगा, याद रखना है। अब चलिए जानते हैं, तो सुन लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आप देख रहे हैं 341 वन एवं अनुच्छेद 342 वन देख रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 341 आर्टिकल 342 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्यपाल से परामर्श के पश्चात, राज्यपाल से जो परामर्श, गवर्नर से जो परामर्श के पश्चात उस राज्य या संघ क्षेत्र की किसी जाति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित कर सकता है। ठीक है, नोटिफाइड कर सकता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना। ये किस आर्टिकल में चर्चा की गई है भाई? तो अनुच्छेद 341 अनुच्छेद 342 में क्या की गई है? तो राज्य हो या संघ राज्य क्षेत्र हो, इसके संबंध में अगर राज्यपाल का परामर्श हो जाए और परामर्श के बाद राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है?
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित मतलब नोटिफाइड कर सकता है। क्लियर हो गए? क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं पांचवा प्रश्न क्या है सुनिए। पांचवा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 1945 में हुआ था, मतलब 1945 में हुआ था। तो 1945 में किसका हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अब और जानते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनियन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जिसे शॉर्ट में यूएनओ बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका उद्देश्य क्या था ये जानते हैं। तो इसका उद्देश्य जो था किसका? यूएनओ का, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को जो है सुविधाजनक बनाना। क्या बनाना? सुविधाजनक बनाना, सरल बनाना, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। ये काम किसका था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ बनने का जो है लक्ष्य ही था कि आर्थिक रूप से, सामाजिक प्रगति के लिए, मानवाधिकार के रूप में, विश्व शांति के रूप में या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में यह लक्ष्य को पूरा कर सके। इसलिए इसकी स्थापना की गई थी यूएनओ का। कब? तो 24 अक्टूबर 1945 को। छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। सुनिएगा, छठा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 5 है। ऑप्शन नंबर बी 5 है। अब 5 है और हम पढ़े हैं भाई, क्या बताइए? चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या जानकारी है। तो सुनिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से सुरक्षा परिषद जो है एक प्रमुख अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का, किसका? यूएनओ का कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। 6 अंग में से कौन? सुरक्षा परिषद प्रमुख अंग माना जाता है। अब सुरक्षा परिषद की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का काम है। यूएनओ का तो काम ही था कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाना है, और इसमें भी 6 अंग में बांटा गया था। 6 अंग में सुरक्षा परिषद जो है प्रमुख अंग माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इसका काम क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति देना और सुरक्षा बनाए रखना। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन परिषद है भाई? सुरक्षा परिषद के जो हैं 15 जो हैं सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 15 सदस्य होते हैं। इसमें भी बांटे हुए सुनिए, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 अस्थायी सदस्य हैं, और 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं। ये हम जान गए। अब चलिए आगे तो हम जान जाते हैं कि 15 तो सुरक्षा परिषद के सदस्य थे, जिसमें से अस्थायी सदस्य 5 हैं। अस्थायी मतलब कभी हिल डुल नहीं सकते, वो अस्थायी फिक्स है। तो अब सुनिए, 5 में जैसे कौन है? अमेरिका है अस्थायी में, फ्रांस है आपका अस्थायी सदस्य, और चीन है आपका अस्थायी सदस्य, और ब्रिटेन है एवं रूस। ये जो 5 है ये अस्थायी सदस्य है। मतलब रूस है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है, अमेरिका है। अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और रूस, ये 5 हमारे अस्थायी सदस्य हैं। 5 देश जो है। अब सुनिए, शेष बचे 10 जो हैं आपके अस्थायी है, अकार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। तो ये भी जान लीजिए कि 5 तो अस्थायी हैं, लेकिन 10 अस्थायी जो हैं उसमें से क्या होता है कि उसमें से 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासभा द्वारा जो है, यूएनओ के महासभा द्वारा जो है चुने जाते हैं। इसमें से 2 वर्ष के लिए, कार्यकाल के लिए अस्थायी में से, ये जान लीजिए। ठीक है। 7वां प्रश्न क्या है सुनिए, निम्नलिखित में से कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे? बताइएगा। महासचिव रहे, अफ्रीकी महासचिव रहे। निम्नलिखित में से कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव रहे थे? तो वो रहे थे आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन है? बुतरस घाली नाम ही है इनका। क्या है? बुतरस घाली हैं, याद रखेंगे। अब चलिए जानते हैं, सुनिए, यहाँ पे सुन सकते हैं आप, नीचे कर देता हूँ। बुतरस घाली जो हैं ये कहाँ के थे? मिस्र के थे, ये जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव थे, याद रखना है। तो प्रथम अफ्रीकी महासचिव कौन थे बताइएगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के थे, तो चुने गए थे, तो वो थे बुतरस घाली, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? मिस्र के रहने वाले थे, याद रखिएगा, जो कि अफ्रीका के बने थे ये। ठीक है, मतलब प्रथम अफ्रीकी महासचिव बने थे, सॉरी, समझ गए, संयुक्त राष्ट्र संघ के। चलिए अगर बात करें, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के 6वें महासचिव के रूप में 1992 से लेके 1996 तक जो है कार्य किया।
तो 6वें महासचिव थे ये जो अफ्रीका के थे, बुतरस घारी, ये केवें महासचिव थे 6 किसके, यूएन का महासचिव बने थे। कब से कब तक, तो 1992 से लेके 96 तक, 96 तक। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है बताइए, तो महासचिव वर्तमान के एंटोनियो गुटेरस हैं। कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए ये एनसीईआरटी के तहत है, ये अपडेट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। 8वां प्रश्न क्या है सुनिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में जो है कुल कितने अनुच्छेद हैं बताइएगा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में जो है कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 30 है। ठीक है, आर्टिकल 30 है। कितने आर्टिकल हैं, 30। अब चलिए जानते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये देख लीजिए, ह्यूमन राइट्स अर्थात मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में जो है कुल 30 अनुच्छेद हैं। कितने आर्टिकल हैं, 30 आर्टिकल हैं। किसमें, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में। क्लियर हो गए। इसे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया। क्या किया, अंगीकृत, एडॉप्ट किया। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की बात करें जिसमें 30 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र जो है संघ ने, यूएनओ ने एडॉप्ट किया था, मतलब अंगीकृत किया था 10 दिसंबर 1948 को। कब किया था, 10 दिसंबर 1948 को। क्लियर हुआ। चलिए 9वां प्रश्न क्या है सुनिए। 9वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो हेग में अवस्थित है। कहाँ है, हेग में। अब हेग में है तो चलिए जानकारी लेते हैं इसके बारे में। तो सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं का जो है मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। तो आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है बताइएगा इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नीदरलैंड के हेग में। इसकी स्थापना का अगर बात करें, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र द्वारा 18 अप्रैल 1946 को किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 18 अप्रैल 1946 में हुआ था, याद रखिएगा। और इस संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के द्वारा इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में, मतलब हेग में है, याद रखिएगा। हेग कहाँ है, नीदरलैंड। 10वां प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न है दलवीर भंडारी से पूर्व जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे हैं। कौन रहे हैं बताइए, तो वो रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, बी.एन. राव व नरेंद्र सिंह तथा आर.एन. पाठक। आर.एन. पाठक जी, ये क्लियर हो गए। चलिए जानते हैं। तो सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं जोआन डोनोग। कौन है, जोआन डोनोग। ठीक है, याद रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो जोआन डोनोग हैं, याद रखना है। एक बात और ध्यान रखना है, ये सब बदलते रहते हैं, तो ये आपको अपने हिसाब से आपको चेंज करते रहना होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अब तक जो है निर्वाचित भारतीय हैं। तो भारतीय जो हैं निम्न हैं। कौन कौन हैं जानते हैं, तो बी.एन. राव हैं, जिनका समय काल अगर बोले तो 1952 से 1953 तक रहे थे। ठीक है, 1952 से लेकर 1953 तक रहे थे। नगेंद्र सिंह की बात करते हैं, मैंने ऊपर नरेंद्र पढ़ दिया, सॉरी, नागेंद्र सिंह की बात करते हैं तो इनका समय जो है 1973 से लेके 88 है। क्या है, नगेंद्र सिंह जो हैं 1973 से 88 तक रहे थे, जो कि क्या रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रहे थे, ये जान लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं आर.एन. पाठक की बात करते हैं। आर.एन. पाठक जी भी रहे थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष, जो कि कब रहे थे, तो 1989 से लेके 91 तक, मतलब 1989 से लेके 1991 तक रहे थे, याद रखना है। दलवीर सिंह की अगर बात करें, दलवीर भंडारी की बात करें तो ये 2012 से वर्तमान तक, याद रखिएगा, 2012 से वर्तमान तक रहे, याद रखिएगा। अभी भी चेक करिएगा तो होंगे वो। उन्हें दूसरे कार्यकाल मतलब कार्यकाल जो है 2018 से 2027 तक के लिए पूर्ण विचारित जो है किया गया है। समझ गए। तो अब सुन लीजिए, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको कि दलवीर भंडारी जो हैं 2012 से वर्तमान तक हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन्हें दूसरा कार्यकाल जो है 2018 से क्या किया गया था, 18 से लेकर 27 तक फिर से इनको बना दिया, पूर्ण निर्वाचित किया गया। याद रखिएगा। देखेंगे 11वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हमारा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये हम जानते हैं। अब 2 अक्टूबर को मनाया जाता है तो चलिए क्यों मनाया जाता है भाई अहिंसा दिवस? अहिंसा दिवस, हिंसा दिवस नहीं, अहिंसा दिवस 15 जून 2007
15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया, मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में घोषित किया था। कौन किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया। किसके जन्मदिन पे? तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। तो उसी हिसाब से मतलब शुरू किया था। तभी से प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? बताइएगा। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदय अगर सर्वप्रथम किस देश में हुआ तो ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। अगर बात करते हैं और सुनिए, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदय जो है सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इसमें राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये जान लीजिए। तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदय जो है सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इसमें जो है कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। ठीक है, उसका जो है निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। जनता द्वारा किया जाता है, ये भी जान लीजिए, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट। तथा वह एक निश्चित कार्यकाल के लिए जो है नियुक्त मुख्य कार्यपालक मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। समझ गए? मुख्य कार्यपालक होगा। अमेरिकी शासन व्यवस्था में, अमेरिकी जो शासन व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति आम नागरिकों में से अपने मंत्रियों का चुनाव करता है। मतलब अमेरिकी शासन व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है आम नागरिकों में से अपने मंत्रियों को चुनाव कराता है, ये हम जानते हैं। और मंत्री विधानमंडल के सदस्य नहीं होते। जो भी मंत्री चुने जाते हैं वो विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, ये याद रखना है। इस प्रकार अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के जो है स्थायित्व की, जबकि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के उत्तरदायित्व की संकल्पना पर अधिक बल दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न क्या है? सुनिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? बताइए। तो ये है डी, केवल 1। क्या है? केवल 1। तो रूस की संसद, ठीक है, रूस की संसद मतलब पार्लियामेंट को फेडरेट असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं? फेडरेट असेंबली कहते हैं। बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सुन लीजिए, तो रूस का सदन का नाम अगर बोलेगा तो फेडरल असेंबली बता दिएगा। क्या बताइएगा? फेडरल असेंबली। किसकी संसद का नाम है? तो रूस की संसद का नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, संसद के निम्न सदन को मतलब लोअर हाउस को स्टेट डयूमा कहते हैं और उच्च सदन जिसे अपर हाउस कहते हैं, अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल कहते हैं, ये जान लीजिए। ठीक है, इस प्रकार कथन 1 ही सत्य ही होगा, ये जान लीजिए। 40 प्रश्न की बात करते हैं। तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? बताइएगा। तास जो आप देख रहे हैं कहाँ का समाचार एजेंसी है, मतलब न्यू एजेंसी है, तो रूस का है। ठीक है, रूस का है। तो रूस का है तो चलिए जानते हैं। पूर्व सोवियत संघ जिसे रूस बोला जाता है, रूस की समाचार एजेंसी तास, याद रखिए तास थी। तो पूर्व सोवियत संघ की समाचार एजेंसी की बात करें, न्यूज एजेंसी की बात करें तो तास है। और पूर्व सोवियत संघ को ही रूस कहा जाता है, ये भी आप जानते हैं। अब देखिए, इसे सोवियत संघ भी कहते हैं। तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इसे वर्ष 1992 में जो है इंफॉर्मेशन टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ रूस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ITAR में जो है सम्मिलित कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? इंफॉर्मेशन टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ रूस में सम्मिलित कर दिया गया। किंतु वर्ष 2014 में इसका नाम पुनः ताश कर दिया गया। समझ गए? इसका फिर पुनः नाम इसको ताश कर दिया गया। क्लियर हो गया? चलिए 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, चीन की संसद का नाम है। तो चीन की संसद का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी नेशनल पीपुल कांग्रेस है। क्या है? नेशनल पीपुल कांग्रेस है, ये जान लीजिए। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, चीनी जनवादी गणराज्य जिसे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। ठीक है, तो चीनी जनवादी गणराज्य की संसद को नेशनल पीपुल कांग्रेस मतलब नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो चीन की अगर पूछे कि बताइएगा संसद का नाम क्या है, तो नेशनल पीपुल कांग्रेस है। यह वर्तमान में जो है 2980 सदस्य के साथ 2980 सदस्य मतलब मेंबर 2980 मेंबर सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ी संसद है। इसमें कितने सदस्य हैं? 2980 सदस्य हैं। परंतु वास्तव में यह रबर स्टॉम्प
रबर स्टॉम्प विधायिका, रबर स्टॉम्प विधायिका है, समझ गए। रबर स्टंप जो देख रहे हैं वो विधायिका है, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा लिए गए निर्णयों पर जो है मुहर लगाती है। इसे मुहर लगाने के लिए रखा गया है, समझ गए। तो 16वां प्रश्न है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को भी डायट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायट कहते हैं। क्लियर हो गए। और सुनिए, जापान की संसद जो है, संसद को डाइट कहते हैं, जबकि तो सुन लीजिए, जापान के संसद का नाम क्या है पार्लियामेंट का? तो डाइट है। और स्वीडन की संसद का नाम क्या है? तो रिक्सडेग है। क्या है? रिक्सडेग है। जनरल कोटस किसकी संसद है? कौन सी देश की संसद है? तो स्पेन की देश की संसद है। याद रखिए, तो स्पेन के संसद का नाम क्या है? तो जनरल कोटस। चलिए 17वां प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न क्या है? सुनिए, मोसाद क्या है? बताइए। मोसाद, मोसाद क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, इजराइल की खुफिया एजेंसी। किसकी? इजराइल की खुफिया एजेंसी। चलिए जानते हैं। तो सुनिए, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है। क्या है? मोसाद है, जिसकी स्थापना जो है गोपनीय सूचना प्राप्त करने, क्या? गोपनीय सूचना प्राप्त करने, गुप्त ऑपरेशन और आतंकवाद से लड़ने के लिए की गई है। समझ गए। तो इजराइल की सरकारी खुफिया एजेंसी जो थी, जिसे मोसाद बोलते हैं, वो मोसाद की जो स्थापना की गई थी, वो गुप्त ऑपरेशन और आतंकवाद से लड़ने के लिए की गई थी, या गोपनीय सूचना प्राप्त करने के लिए किया गया था। ये जान लीजिए, ये खुफिया एजेंसी है मोसाद। 18वां प्रश्न क्या है? सुनिए, 18वां प्रश्न है कि प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी, बताइएगा। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू थे। अगर बात करते हैं कि सर्वप्रथम वर्ष 1959 में, मतलब 1959 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है अफगानिस्तान की यात्रा की थी। तो अफगानिस्तान की यात्रा कौन किए थे? भारत के पीएम कौन थे? तो पीएम जवाहरलाल नेहरू थे। कब किए थे? तो 1959 में किए थे, जो कि सर्वप्रथम किए थे, सबसे पहले किए थे। इसके पश्चात जो है इंदिरा गांधी वर्ष 1976 में, मतलब 1976 में, मनमोहन सिंह ने अगस्त 2005 में, मई 2011 में, याद रखिएगा, तथा वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। तो एक जरूर ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान की यात्रा जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू भी कर चुके हैं, जो कि सबसे पहले किए थे 1959 में, मतलब 1959 में। और इंदिरा गांधी जो किए थे 1976 में की थी। मनमोहन सिंह जो है अगस्त 2005 में किए थे, याद रखना है, अगस्त 2005 में। और एक बात और जान लीजिए, मई हो गया, मई 2011 हो जाए, वर्ष 2016 हो जाए, ये सब जो है 2 बार यात्रा किए थे हमारे, मतलब इतने बार गए थे हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अफगानिस्तान की यात्रा किए थे। कब कब? 2011 और 16। 19वां प्रश्न क्या है? फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो वो है प्रेस, मीडिया। मीडिया को कहा जाता है चतुर्थ स्तंभ, फोर्थ स्टेट। अब चलिए जानते हैं। ओ, यहाँ पे थोड़ा धुंधला हो गया। अच्छा सुन लीजिए, लोकतंत्र को पूरे विश्व में स्थापित करने में जो है मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना नहीं जानने की जरूरत है, महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया? मीडिया ने लोकतंत्र में। याद रखिएगा, लोकतंत्र को अगर पूरे विश्व में स्थापित करना है तो मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 18वीं शताब्दी के पश्चात विशेष रूप से अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन, क्या है? अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन, 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति एवं 19वीं शताब्दी में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय, याद रखिएगा, मीडिया ने जनता तक पहुंचाने और ज्ञान के साथ आने का भी, मतलब सक्षम बनाने का भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। फिर से सुन लीजिए, तो आंदोलन के समय जो है मीडिया ने क्या किया कि जनता तक पहुंचाने की बात की गई सूचना को, और ज्ञान के साथ साथ उन्हें सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, महत्वपूर्ण योगदान किया या योगदान दिया मीडिया। ठीक है। और सुन लीजिए, लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कार्यों पर नजर रखने एवं राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण मीडिया को लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ, मतलब फोर्थ स्टेट के नाम से या स्टेट के रूप से जाना जाता है। ठीक है। 21वां प्रश्न क्या है? सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पंचशील का सिद्धांत नहीं है?
कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, कूट निरपेक्षता जो है पंचशील का निर्माण नहीं है। अब चलिए जानते हैं कैसे, तो सुनिए। पंचशील शब्द जो है ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों में या अभिलेखों से लिया गया है। फिर से सुनिए, पंचशील शब्द जो है ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है, जो कि बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाले 5 निषेध होते हैं, उससे लिया गया है। मानव कल्याण तथा विश्व शांति के आदर्शों की स्थापना के लिए जो है विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में पंचशील सिद्धांतों को अपनाया है। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए कि मानव कल्याण तथा विश्व शांति के आदर्शों की स्थापना के लिए विभिन्न क्षेत्र में, जैसे सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, ये सब व्यवस्था को याद रखिएगा। व्यवस्था वाले जो क्षेत्र हैं देशों को पंचशील सिद्धांत को अपनाया था, ये जान लीजिए। इस सब के कारण सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से। आगे बात करते हैं, इसके जो हैं 5 सिद्धांत निम्न हैं। कितने हैं? 5 सिद्धांत जो हैं निम्न हैं। कौन कौन? सुनिए। पहला है एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। दूसरा है एक दूसरे पर आक्रमण न करना। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। समान और परस्पर लाभकारी संबंध याद रखना है। और 5वां है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से। 21 क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि क्या है। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची 1 और सूची 2 शपथ है एक तरफ, एक है कृतकारी मतलब जैसे कि राष्ट्रपति का पद है, तो राष्ट्रपति का पद क्या है, इसमें मिलाना है प्रतिज्ञान के रूप में और या शपथ के रूप में। तो भारत का जो राष्ट्रपति हैं वो क्या करेंगे, तो भारत का राष्ट्रपति एक तरह से प्रतिज्ञान के रूप में देखा जाए या शपथ के रूप में, तो भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा के लिए शपथ लेंगे। ये समझ गए होंगे। तो ये भारत के राष्ट्रपति से है। तो 1 और 3 है, तो 1 और 3 आपको इस सब में दिख रहा होगा, तो ये सब तो गलत हो गया। क्लियर हो गया। बी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात हो रही है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का क्या कर्तव्य है भाई? शपथ किस लिए लेते हैं? तो शपथ लेते हैं हमारा 4 नंबर, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ लेते हैं कि हमको मर्यादा बनाए रखना है। तीसरा है संसद सदस्य, जो संसद के पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनकी, तो ये जो होते हैं इनका कर्तव्य होता है कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करना। ये भी सही है, 2 सही है। तो बी सी 2 यहाँ सही है, तो आंसर तो सी आंसर सही होगा, ये हम जान गए। तो संघ के मंत्री का क्या काम है? सूचना की गोपनीयता। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बारे में जान लीजिए। तो सुनिए, भारत का राष्ट्रपति जो है निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन एवं संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। क्या लेता है? रक्षण करने की, प्रोटेक्शन करने की बात करता है, परिरक्षण की बात करता है, प्रतिरक्षण की बात करता है। ये सब का शपथ लेते हैं हमारे राष्ट्रपति। अब सर्वोच्च न्यायालय की बात जानते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो हैं संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखने एवं संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा की शपथ लेते हैं। समझ गए? ये भी सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। हो गया। अब जानते हैं संघ का मंत्री की बात करते हैं। तो संघ का मंत्री जो होते हैं, मतलब संघ के जो मंत्री होते हैं, सूचना की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। सूचना जो भी है उसकी गोपनीयता का शपथ लेते हैं। और जानते हैं संसद सदस्य जो होते हैं वो कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की जो है शपथ लेते हैं। निष्ठापूर्वक काम करेंगे भाई, इस तरह का। राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख जो है अनुच्छेद 60 में किया गया है। किसमें किया गया? 60 में। सोचिए 60 में शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया राष्ट्रपति का। 61 में महाभियोग का किया गया, ये हम जानते हैं। ये इस टाइम मैंने ऐसे जानबूझ के बता दिया। जबकि अन्य तीनों की शपथ का उल्लेख जो है संविधान की 3री अनुसूची में की गई है। और 3 जो आप देखे ऊपर पढ़े हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय पढ़े, संघ की बात किए, संघ के मंत्री की बात करते हैं या संसद के सदस्य की बात करते हो, ये सब जो है 3री अनुसूची में है, मतलब उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। 22वां प्रश्न की बात करते हैं। सुनिए, 22वां प्रश्न भी ध्यान से सुनना है। 22वां प्रश्न क्या है? सुनिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए।
सूची 1 में व्यक्ति एक तरफ है और सूची 2 में पद है एक तरफ। जैसे नगेंद्र सिंह के बारे में हम ऊपर पढ़े थे, तो नगेंद्र सिंह क्या है बताइए? तो नगेंद्र सिंह जो हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रहे हैं, ये हम जानते हैं। अजीत नाथ राय का अगर बात करते हैं, बी नंबर देख रहे हैं, तो अजीत नाथ राय जो हैं ये भारत के क्या हैं? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हैं, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हैं। आर के त्रिवेदी की बात करते हैं। आर के त्रिवेदी जी जो हैं ये हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, पद पे हैं इन लोग। अशोक देसाई की अगर बात करते हैं, तो अशोक देसाई जो हैं वो एक ही तो है, चौथा ऑप्शन, भारत के महान न्यायवादी के पद पे रहे हैं। ये सब जो है रह चुके हैं, ये आप जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए का 2 है, तो आपका सी मिलेगा, और बी का 3 है और 1 होगा, आप जानते ही हैं। सी का और 4 का 4 होगा, डी का 4 होगा। चलिए अब देखिए कब से कब पे रहे, कब से कब तक रहे। तो देखिए नगेंद्र सिंह की अगर समय काल बात किया जाए तो 1985 से 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष थे, ठीक है, 1985 से लेके 88 तक, मतलब 88 तक, 1988 तक। अब बात करते हैं अजीत नाथ का। अजीत नाथ राय जो हैं 1973 से लेकर 1977 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, ये जान लीजिए। तो एक बात ध्यान रखना है, 1973 से लेके 1977 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, ये हम जान गए। अब बात करते हैं आर के त्रिवेदी जी का। तो आर के त्रिवेदी जो हैं 1982 से लेकर 1985 तक, मतलब 1982 से लेकर 1985 तक जो हैं पद पे रहे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं एवं अशोक देसाई की बात करते हैं। अशोक देसाई की अगर बात करें, समयकाल की बात करें, तो 1996 से लेकर 1998 तक जो है भारत के महान न्यायवादी, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। समझ गए? अशोक देसाई तो 1996 से लेकर 1998, मतलब 1996 से लेकर 1998। चलिए करते हैं, आगे चलते हैं। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जून 2019 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे UIDAL शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो कौन किए गए थे बताइए? नीलेकनी, ठीक है, नंदन नीलेकनी नाम है, बी है, ठीक है, नीलेकनी नाम है। तो सुनिए, नंदन नीलेकनी जून 2019 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जे सत्यनारायण हैं। तो वर्तमान में कौन है? जे सत्यनारायण जी हैं। ये अपडेट चेंज होते रहता है, ये सब आपको देखते रहना है, ठीक है। चलिए 24वां प्रश्न की बात करते हैं। 24वां प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। 24 क्वेश्चन नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ अधिकारी है और दूसरे तरफ संस्थान है। तो आप जानते हैं भारत का उपराष्ट्रपति क्या होंगे? तो भारत का उपराष्ट्रपति हमारे राज्यसभा से जुड़े होंगे, संस्था से जुड़े हैं, हम ऐसे याद करेंगे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं, तो ये जो है हमारे लोक लेखा समिति से जुड़े हुए हम जानते हैं। राज्य का महाधिवक्ता या महान्यायवादी की बात करते हैं, तो राज्य का पूछ रहा है, राज्य का महाधिवक्ता की बात कर रहा है, तो ये किससे जुड़े होंगे? आप अच्छे से जानते हैं कि ये उच्च न्यायालय से जुड़े होंगे। भारत का महान्यायवादी की बात करते हैं, ये राज्य का महाधिवक्ता हो गया, यही महान्यायवादी हो गए कि नहीं? दोनों का मैंने बोला था। तो राज्य का महाधिवक्ता उच्च न्यायालय, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की बैठक करेगा, ये क्लियर हो गए। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 3 1 4 2। राज्य का अगर रहेगा तो उच्च न्यायालय से संबंधित है, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की बैठक से संबंधित है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सुनिए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये हम जानते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर संसद की चाहे लोक लेखा समिति जांच करती है, ये भी हम जानते हैं, जिसे CAG बोला जाता है। राज्य का महाधिवक्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है। सोचिए, राज्य का जो महाधिवक्ता होते हैं। भारत का महान्यायवादी जो होते हैं लोकसभा की बैठकों में भाग लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यही था जुड़े हुए संस्था। 25 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय प्रेस काउंसिल एक क्या है बताइए? भारतीय प्रेस काउंसिल है जो एक क्या है?
साविधिक है। क्या है? साविधिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय है, एवं अर्ध न्यायिक निकाय माना जाता है, ये जरूर ध्यान रखना है प्रेस हमारा। अब चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, भारतीय प्रेस काउंसिल जो है विधिक है। क्या है? सांविधिक है एवं अर्ध न्यायिक निकाय है, ये हम जानेंगे, जिसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 4 जुलाई 1966 को हुआ था। ठीक है, अब एक बात और जान लीजिए, 4 जुलाई 1966 में संसद से पारित एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। समझ गए? इसके वर्तमान अध्यक्ष अगर देखा जाए न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई हैं। ये सब अपडेट बदलते रहते हैं, ध्यान रखना है। अभी वर्तमान के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जान लीजिए, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये सांविधिक एवं अर्ध जो है न्यायिक निकाय है। चलिए 26 क्वेश्चन नंबर क्या है? 26 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो डी नंबर, महिला और बाल विकास विभाग जो है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं। शिक्षा मंत्रालय के वर्तमान में जो हैं 2 विभाग हैं। पहला कौन? स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग है, ये पहला हुआ आपका। उच्चतर शिक्षा विभाग है। क्या है? उच्चतर शिक्षा विभाग है। उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालय और उच्चतर जो शिक्षा होते हैं विश्वविद्यालय आ जाएगा, ये हम जान गए। और उच्चतर शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग सम्मिलित हो जाएंगे, उप विभाग के रूप में शामिल है। कौन? उच्चतर शिक्षा विभाग जो है उप विभाग के रूप में शामिल है। अब चलिए जानते हैं, और अब बात करते हैं महिला एवं बाल विकास की बात करते हैं। तो महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में हुआ। कब हुआ? 1985 में हुआ था, 85 में हुआ था। 85 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी 1985 में। किंतु 30 जनवरी 2006 को बात करते हैं। तो 30 जनवरी जो आप देख रहे हैं 2006 देख रहे हैं, 6 को इस विभाग को मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया। किसका दिया गया? मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिलाओं तथा बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, महिलाओं तथा बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। 27वां प्रश्न क्या है? 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम है। नीचे लिखे गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए, बताइए क्या होगा आंसर। तो याद रखिएगा, ताशकंद समझौता की बात करें 1966 है। ठीक है, ये हम जान गए। अगर बात करें भारत सोवियत समझौता की बात करें तो 1971 है। ठीक है, ये हम जान गए। अगर बात करें शिमला समझौता की बात करें तो 1972 है। ठीक है, ये हम जान गए। फरक्का समझौता की बात करें तो 1975 है। क्लियर हो गए? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। क्यों होगा? पहले तो 1966 की बात करते हैं, चौथा होगा। फिर आपका दूसरा जो है 71 में हुआ था। तीसरा आपका शिमला समझौता हुआ, चौथा फरक्का समझौता हुआ था 1975। तो सही हो गया। अब सुनिए, 11 दिसंबर 1966 को भारत पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, 11 दिसंबर 1966 को भारत पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ। 9 अगस्त 1971 में शांति मैत्री एवं सहयोग के लिए ऐतिहासिक भारत सोवियत समझौता हुआ था। कब? 1971 में। ये हम जानते हैं, शांति के लिए, मैत्री के एवं सहयोग के रूप में, तो शांति मैत्री भी बोल सकते हैं। 2 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ। क्या हुआ? शिमला समझौता हुआ। ठीक है ना, ये जान लीजिए। वर्ष 1975 में भारत बांग्लादेश के मध्य फरक्का बैराज समझौता हुआ, जिसे फरक्का समझौता भी कहते हैं, 1975 में हुआ था। चलिए आगे 28वां प्रश्न की बात करते हैं। 28वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित युगों में कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो एक सवाल ये है। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो देखिए, इपिको आंदोलन कहा जाए, चिपको आंदोलन कहा जाए, नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा जाए, ये सब सही है, ये तीनों सही है। लेकिन शांति घाटी आंदोलन जो है बाबा आमटे हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए अब कैसे जानते हैं। शांति घाटी आंदोलन जो आप देख रहे हैं डी नंबर, ये सुगथा कुमारी संबंधित थी। कौन थी? सुगथा कुमारी जो है संबंधित थी। जबकि बाबा आमटे जो हैं वन्य जीव संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे। आप जान लीजिए। तो मेधा पाटकर जो हैं और बाबा आमटे दोनों थे नर्मदा बचाओ से। समझ गए? चलिए 29वां प्रश्न की बात करते हैं।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र जो प्रायः समाचारों में आते हैं देश हैं, बताइएगा। मतलब देश का जो क्षेत्र है वो समाचारों में आते रहते हैं। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित कीजिए, सही सम्मिलित कीजिए। तो चेचन्या जो है वो रूस से संबंधित है। ये जो है आपका केवल एक ही जो है सही है। अब कैसे सही है ये तो हम भी नहीं जानते, चलिए इसको जानते हैं। चेचन्या, ये भी मैंने नाम नहीं सुना है, इसी से सुना है। अब क्या है चलिए जानते हैं। तो सुनिए, चेचन्या, चेचन्या रूस का एक गणतंत्र है। रूस का क्या है? गणतंत्र है, ये ध्यान रखना है। यह जो है कॉकेस, क्या है? कॉकेस पर्वत के उत्तर में कैस्पियन सागर से 100 किमी की दूरी पर स्थित है चेचन्या। और रूस का क्या है? एक गणतंत्र है। सॉरी, रूस का क्या है? एक गणतंत्र है। कॉकेस पर्वत के उत्तर में है और कैस्पियन सागर से 100 किमी दूरी पर स्थित है। अब ये तीन जो पढ़े हैं, अब सुनिए। दारफूर, क्या है? दारफूर सूडान के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, ये आप जान गए। यहाँ पे क्या दिया था? दारफूर माली, ये गलत है। दारफूर जो है सूडान के पश्चिमी भाग में स्थित है और विवादित क्षेत्र है ये भी ध्यान रखना है, विवादित क्षेत्र है ये। स्वात घाटी की बात करते हैं तो स्वात घाटी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित एक प्रशासनिक जिला है। क्या है? एक प्रशासनिक जिला है। पख्तू, याद किया, पख्तूनख्वा, ठीक है, याद रखना है। तीसरा प्रश्न क्या है सुनिए। एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है बताइए। एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली में है तो चलिए जानते हैं। तो सुनिए, एशियाई विकास बैंक की स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। कब की गई थी? 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। इसका मुख्यालय की बात करें तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में अवस्थित है। तो आपसे पूछेगा कि फिलीपींस की राजधानी मनीला में कौन सा डिपार्टमेंट स्थित है, कौन सा बैंक है? तो एशियाई बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1966 को। और जानते हैं इसका जो है मतलब किसका? एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन नई दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में अवस्थित है इंडिया रेजिडेंट मिशन। ठीक है, आगे चलते हैं। 31वां प्रश्न की बात करते हैं। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किसी देश की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? बताइएगा। तो कौन बनी थी? तो आप जानते हैं भंडार नायक, श्रीमाऊ भंडार नायक। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो वर्ष 1960 में, 1960 की बात हो रही है, 1960 की बात हो रही है। श्रीमाऊ भंडार नायके श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ ही विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। सोचिए, प्रथम महिला तो प्रधानमंत्री बनी ही थी, लेकिन विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। कौन? भंडार नायक। याद रखिएगा, ये श्रीलंका की थी और 1960 में बनी थी। क्लियर? तो ये जो 32 देख रहे हैं कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से देश आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं? आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं। तो आपको बताना है, तो एक बात ध्यान रखना है कि इसका आंसर जो है डेनमार्क होगा, एक ये सही होगा। दूसरा बताना है रशियन फेडरेशन, रशियन जो है फेडरेशन होंगे, 1 और 3 होंगे। एक आपका 5वां यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होगा। ये 3 होंगे आर्कटिक काउंसिल के मेंबर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डी आंसर होगा, ये जान लीजिए। चलिए, अब देखिए आर्कटिक जो है काउंसिल, मतलब आर्कटिक परिषद की बात हो रही है। आर्कटिक काउंसिल उसी को कहते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो ओटावा घोषणा पत्र के द्वारा वर्ष 1996 में की गई थी। तो आर्कटिक परिषद की स्थापना की बात की जाए किस वर्ष हुआ था? तो 1996 में हुआ था, 1996 में हुआ था। किस घोषणा पत्र के तहत? ओटावा घोषणा पत्र के द्वारा, ये हम जान गए। अब इसके जो है निम्न 8 सदस्य देश हैं, मतलब 8 देश जो है इसमें जान लीजिए सदस्य बना हुआ है आर्कटिक परिषद का, जिसकी स्थापना 1996 में ओटावा घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था। अब 8 देश है तो कौन कौन है? तो डेनमार्क हम पढ़ चुके हैं, रूस भी है, ये जान लीजिए, रशियन, रूस, फिनलैंड आप जानते हैं, है ना। तो डेनमार्क, रूस, जो कि आप देखे हैं ना यहाँ पे,
क्या था? तीसरा नंबर रशियन फेडरेशन, है ना, रशियन फेडरेशन, तो यही है। तो डेनमार्क, रूस, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, अमेरिका, आइसलैंड और कनाडा, ये 8 मेंबर हैं, मतलब 8 देश हैं। तो याद रखना है, डेनमार्क हो गया, रूस हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, अमेरिका हो गया, आइसलैंड हो गया और कनाडा हो गया। ये आपके 8 देश हैं, मेंबर हैं, ये ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या था आर्कटिक परिषद का, जिसमें 8 मेंबर हैं, 8 देश सदस्य है, 8 देश जो है सदस्य बना हुआ है। तो इसका उद्देश्य है आर्कटिक क्षेत्र जितने भी हैं, आर्कटिक क्षेत्र मतलब जो आर्कटिक क्षेत्र हैं, आर्कटिक क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। आर्कटिक क्षेत्र के पर्यावरण तथा सहयोग देना, उस क्षेत्र का समन्वय करना और संसाधनों के समुचित उपयोग को प्रोत्साहन देना, वहाँ के जो संसाधन है उसका समुचित उपयोग करना और प्रोत्साहन देना। यही 8 सदस्यों जो है मिलकर इस पे काम करते हैं। क्लियर हो गया? यही उद्देश्य भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं बताना है, तो सत्य नहीं है तो हम जानते हैं सी जो है हमारा सत्य नहीं है। मैडम विकाजी कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, मतलब प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो यही तो गलत है। प्रथम महिला अध्यक्ष तो हमारी कांग्रेस की कौन थी? एनी बेसेंट थी। मैडम विकाजी कामा तिरंगा फहराने के नाम से जानी जाती है, हम जानते हैं, है ना। तो ये तो हम चलिए जान लेंगे। आगे तो ये जान लीजिए, पॉलिटिक्स इन इंडिया, रजनी कोठारी का पथ प्रदर्शक शोध अध्ययन है। हाँ, ये बात सत्य है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया, ये भी सही है। चलिए तो सुन लीजिए, मैडम विकासी कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट, कहाँ? स्टुटगार्ट, गार्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना, स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को हुई अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में तिरंगे फहराने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मैडम विकाजी कामा का नाम सुने होंगे, जो कि जर्मनी के जो स्टुटगार्ट है वहाँ पे 22 अगस्त 1907 को क्या की थी? तिरंगा फहराई थी, इसलिए ये प्रसिद्ध हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में किए थे, उस समय किए थे, समझ गए। जबकि देखा जाए तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये हम जानते हैं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता वर्ष 1917 में की थी, एनी बेसेंट, है ना। चलिए जानते हैं आगे। 34 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए, वरीयता क्रम इनके सही अनुक्रम हैं। तो इनके वरीयता के हिसाब से आपको सही अनुक्रम में सजाना है। तो आप जानते हैं क्या होगा? तो आप देखिए, इसमें मंत्रिमंडल है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, संघ के कैबिनेट मंत्री हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब बताइए क्या है? देखिए, तो इस अधिकारियों की वरीयता के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम देखेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश चौथे नंबर आगे पहले होंगे, मुख्य न्यायाधीश, संघ के फिर कैबिनेट मंत्री होंगे, तो 4 और 3 जहाँ दिखेगा यही होंगे। यहाँ पे भी 4 और 3 था, लेकिन आप जान लीजिए उसके बाद आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, लास्ट में आपका मंत्रिमंडल सचिव होगा, समझ गए। तो यही 4 3 2 1, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि भारत के प्रोटोकॉल मतलब महत्वपूर्ण पदों के पदानुक्रम में जो है विभिन्न पदाधिकारियों और अधिकारियों का वरीयता क्रम इस प्रकार हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, फिर संघ के कैबिनेट मंत्री होंगे, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव होंगे। ये वरीयता अधिकार के हिसाब से ये बांटा गया है, और जो कि मुख्य न्यायाधीश भारत के आगे हैं। 35 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में कौन विश्व का जो है नवीनतम राष्ट्र है? निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? तो ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी सूडान है। क्या है? दक्षिणी सूडान है। अब चलिए जानते हैं। तो सुनिए, 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग होकर एक नवीनतम राष्ट्र दक्षिण सूडान बना। तो आपसे पूछेगा 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग होकर एक नवीनतम राष्ट्र बना, उसका नाम क्या है? दक्षिणी सूडान या दक्षिण सूडान या साउथ सूडान बोल सकते हैं, जिसकी राजधानी जुबा है। तो जुबा किसकी राजधानी है? सूडान की। कौन सी? साउथ सूडान की, मतलब दक्षिणी सूडान की। ये सूडान से अलग कब हुआ? 9 जुलाई 2011 को, ये हम जान गए। यह जो है, एक बात ध्यान रखिएगा, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य था, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश रहा है दक्षिणी सूडान, मतलब 193वां देश रहा है। 36 क्वेश्चन नंबर क्या है कि भारत सरकार की वरीयता क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो भारत सरकार की वरीयता क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन आता है? तो ऑप्शन नंबर बी भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। कौन आते हैं? भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर वरीयता क्रम इस प्रकार है, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश से जो ऊपर की वरीयता होता है, मतलब पद की बात हो रही है, इस प्रकार है। तो सबसे राष्ट्रपति पहले में, दूसरे उपराष्ट्रपति आएंगे, तीसरे में प्रधानमंत्री। अगर बात करें चौथे में राज्यों के राज्यपाल आएंगे, मतलब अपने राज्य में, भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा उप प्रधानमंत्री। इसके बाद छठे स्थान पर भारत का मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष का स्थान आता है, जो वरीयता क्रम में समकक्ष होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर हो गए? चलिए 37वां प्रश्न की बात करते हैं। 37वां प्रश्न है, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए, मतलब छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे? ये डायरेक्ट सवाल है। तो बी आपका BN श्री कृष्णा थे, श्री कृष्ण थे। VA श्री कृष्ण बता दीजिएगा, ठीक है, कृष्णा भी बोल सकते हैं। अगर बात करें इस पे, तो छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष अगर पूछे तो BN श्री कृष्ण बता दीजिएगा, श्री कृष्ण थे। जबकि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जो हैं कौन थे? न्यायमूर्ति AK माथुर थे। कौन थे? AK माथुर जी थे। क्लियर हो गए? तो ये आप 7वें वेतन का जान गए। और छठे वेतन का, 8वें वेतन का आप जो बनेंगे उस पर चर्चा बाद में करेंगे। अगर बात करते हैं 38 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है, बताइएगा। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या क्या है? तो D 22 भाषाएं हैं, ये हम जानते हैं। अब चलिए जानते हैं इसमें 38वां प्रश्न है कि भाषाओं संबंधी प्रावधान का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। किसमें किया गया है? 8वीं अनुसूची में किया गया है। मूल संविधान में कुल जो है 14 भाषाएं हैं। 14 भाषाएं थी शुरू में, अगर देखा जाए वास्तविक रूप से तो 14 भाषाएं थी शुरू में, परंतु वर्तमान में इसकी संख्या 22 हो गई है, ये हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है। 21 में अगर बात करें 21 में संविधान संशोधन अधिनियम 1967 मतलब 1967, ठीक है, 1967 मतलब 1967 से जो है सिंधी जोड़ा गया। 21 में संविधान संशोधन जो हुआ अधिनियम 1967 जो हुआ, उस सिंधी भाषा जोड़ा गया। 71 में संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 हुआ, मतलब 1992 में हुआ, उसमें जो है कोकिन, नेपाली और मणिपुरी भाषा जोड़ी गई थी 71 में संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। अब 92 में संविधान संशोधन भी हुआ। 92 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 हुआ। 3 के द्वारा जो है बोडो, डोगरी, संथाली एवं मैथिली को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो ये 92 में जो संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 के हुआ था, उसके द्वारा जो है बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया था। इसे मिलाकर 22 भाषाएं हो गई। क्लियर हो गए? समझ जानते हैं। 39वां क्वेश्चन को समझते हैं। तो 39 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधानोत्तर संस्था है? संविधान उत्तर संस्था है, बताना है। ठीक है। तो संविधान उत्तर संस्था हमारा नीति आयोग है, और इसी जगह पे नीति आयोग के कभी कभी योजना आयोग दे देता है, तो ये भी संविधानोत्तर संस्था है। अब चलिए जानते हैं क्या है। तो देखिए संविधान उत्तर संस्थाएं मतलब वह संस्था होती है जिसका उल्लेख जो है संविधान में नहीं किया जाता है, उसी को संविधान उत्तर संस्था कहा जाता है, जिसमें नीति आयोग, योजना आयोग, अर्थात जिसका गठन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। तो ये कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, है ना, नीति आयोग के, तो उसी तरह योजना आयोग के भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये भी हमारा जो है संविधान उत्तर संस्था है। नीति आयोग, जैसे कि नीति आयोग हो गया, एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, ये सब जो बनाए गए संस्था हैं, ये संविधान उत्तर संस्था है, मतलब जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। नीति आयोग का अगर गठन की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसके अगर पदेन अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री होते हैं, तथा वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष जो है सुमन के बेरी हैं। तो उपाध्यक्ष अगर पूछेगा कौन है तो सुमन के बेरी हैं। तो क्लियर हो गए? चलिए आगे चलते हैं। 40वां प्रश्न क्या है सुनिए। 40वां प्रश्न है संविधान सभा में जो है निम्न में से कौन सा दल जो है शामिल नहीं था? तो कौन सा दल जो है शामिल नहीं था? तो ये हिंदू महासभा दल जो है शामिल नहीं था, ये आप जानते हैं। अब इसके बारे में चलते हैं, जानते हैं। तो हिंदू महासभा की स्थापना जो है वर्ष 1915 में हुई। तो सुनिए, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ, किस वर्ष हुआ? 1915 में हुई थी। इस दल ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, जबकि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा
का बहिष्कार किया था, ये भी बात सही है। अगर 41 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, तो कब किया गया था बताइएगा? पहली बार तो 1962 में किया गया था, यह हम जानते हैं। सुनिए, भारत में अनुच्छेद जो है 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है के आधार पर अब तक 3 बार जो है क्या लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, यह आर्टिकल लग चुका है। पहला वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के समय लगा था, दूसरा वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध के समय लगा था, और तीसरा लगा था वर्ष 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू किया गया था, इमरजेंसी लगा था, जो कि इंदिरा गांधी थी उस समय। ठीक है, 44 अब चलते हैं आगे। 44 में संविधान संशोधन मतलब 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 मतलब 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिए गए। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1978 के द्वारा पहले आंतरिक अशांति के नाम से जाना जाता था, जो कि ये जब संविधान संशोधन हुआ 44 में तो सशस्त्र विद्रोह के नाम से जाना गया। ठीक है, 42वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 42वां है कि भारत की पहली महिला राजदूत बनी कौन थी? तो भारत की पहली महिला राजदूत कौन बनी थी, ये पूछ रहा है। राजदूत बनी कौन थी? तो ए विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। आप जानिए, विजय लक्ष्मी पंडित स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत मतलब एम्बेसडर थी, जिन्होंने सोवियत संघ, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व किया। क्या किया? सोवियत संघ, रूस क्या, ब्रिटेन का और अमेरिका में जो है भारत का प्रतिनिधित्व किए थे, विजय लक्ष्मी पंडित की थी। वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी, ये भी जान लीजिए, और वो कब? 1953 में मतलब 1953 में। ठीक है, महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। चलिए, तो आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट आएगा नया टॉपिक ज्योग्राफी।